Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Pharmacology Unit 11 Chapter number 1 Autocoids. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 11th यूनिट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड्स के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑटोकॉइड्स होते क्या हैं और कौन कौन से ऑटोकॉइल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1 दैट इज ऑटोकॉइड्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ये देखो कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। तो देखो कि ऑटोकॉइड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी दैट हैव लोकल इफेक्ट्स एंड कैन एक्ट एज रेगुलेटरी और मेडिकेटरी एजेंट्स। ठीक है, ऑटोकॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी पर लोकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रेगुलेटरी एजेंट या मेडिकेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं। दैट मीन्स ऑटोकॉइड वो सब्सटेंसेस हैं जो पहली बात तो ये है कि प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और रेगुलेटरी एजेंट का काम करते हैं, मेडिकेटरी एजेंट का काम करते हैं। दैट मीन्स मेडिकेशन का काम करते हैं और बॉडी में एक नॉर्मल रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, दे आर रिलीज फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो होते हैं सेल्स से रिलीज होते हैं कहाँ पर, सेल के बाहर वाले फ्लूइड के अंदर यानी कि ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रिलीज होते हैं एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस और रिलीज होकर के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट हार्मोन्स, इनको जो है लोकल हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो कई बार आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि लोकल हार्मोन्स किसको बोला जाएगा, तब आप बोलोगे कि ऑटोकॉइड्स को जो है लोकल हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि ऑटोकॉइड जो है वो बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि लोकल इफेक्ट, मेडिकेटरी एजेंट और रेगुलेटरी एजेंट का काम करते हैं, सेल से रिलीज होकर के ईसीएफ में आते हैं और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दैट मींस बॉडी में डिफरेंट डिजीज कंडीशन को ट्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी में डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल, तो उनको यहाँ पर मेंटेन का करने का काम करते हैं और इन्हें लोकल हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ऑटोकॉइड्स। ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके ऑटोकॉइड्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेकंड होते हैं ल्यूकोट्राइन्स और थर्ड होते हैं आपकी हिस्टामिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऑटोकॉइड्स को जिन्हें हम लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि लोकली रिलीज होकर के बॉडी में रेगुलेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, वो होते हैं मेजरली 3 टाइप के। फर्स्ट होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स। These are hormone-like compounds that play a role in inflammation, pain and regulation of blood flow. Second होते हैं आपके leukotrienes which are potent pro-inflammatory medicators that play a role in allergic reactions and asthma. And third one is histamine, which is a neurotransmitter that involved in the regulation of gastric acid secretions, bronchoconstriction and allergic reactions. ठीक है, तो यहाँ पर मेजरली 3 टाइप के आपके ऑटोकॉइड्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि हार्मोन लाइक कंपाउंड होते हैं, हार्मोन जैसे होते हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, इन्फ्लामेशन में। जब भी इन्फ्लामेशन की बात आए, एग्जाम्पल ध्यान रखो कि इन्फ्लामेशन का मतलब है कि किसी ने किसी को बहुत जोर से खींच के थप्पड़ मारा तो क्या क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और क्या होगी, पेन होगा। ठीक है, वहां पे जो कैपिलरीज होंगी वो कैपिलरीज का रप्चर होगा, कैपिलरीज जो होंगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, कैपिलरीज आपके टूट जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा वहां पर
कई बार ब्लड भी सिक्रीट होने लग सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी इन्फ्लामेशन में आएगी और आपके वहां पर पेन हो रहा है किसी बॉडी पार्ट के अंदर, ठीक है, या ब्लड का फ्लो जो है उसको रेगुलेट करने के अंदर भी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड होते हैं आपके ल्यूकोट्राइन्स, जो कि पोटेंट प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिकेटर्स होते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन से पहले, इन्फ्लामेशन की कंडीशन को आने से पहले जो रिलीज होते हैं वो होते हैं ल्यूकोट्राइन्स, जो कि अस्थमा की कंडीशन में और एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके हिस्टामिन्स, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर और क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी HCl के लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ब्रोंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन देते हैं और हाई एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं और एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 टाइप के ऑटोकॉइड्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट जो कि इन्फ्लामेशन के लिए, पेन के लिए और ब्लड फ्लो के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड जो कि एलर्जिक रिएक्शंस और अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और थर्ड जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पर रिलीज होकर के इनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके डिफरेंट ऑटोकॉइड्स की हम बात करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपके हिस्टामीन। हिस्टामीन की अगर हम बात करें तो दिस हिस्टामीन इज एन केमिकल दैट इज फाउंड इन some of the body cell which causes many of the symptoms of allergies such as runny nose and sneezing. When a person is in allergy to a particular substances such as food or dust, the immune system immediately mistakenly believes that this usually harmless substance is actually harmful to the body. ठीक है, हिस्टामिन की अगर हम बात करें तो ये एक केमिकल होता है जो कि बॉडी की कुछ पर्टिकुलर सेल्स के अंदर पाया जाता है और ये क्या करता है, एलर्जिक जो रिएक्शंस होती है, एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि रनी नोज यानी कि नाक का बहना और स्नीजिंग यानी कि जुकाम होना, छींके आना। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट जो रहते हैं अगर उनको एलर्जी है या फिर किसी पोलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी भी पर्टिकुलर चीज से जब उनको एलर्जी होती है तो उनकी नाक बहने लगती है, वो बहुत ज्यादा छींकने लगते हैं, जो कि क्या है आपके एलर्जी के सिम्टम्स है। तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जिक रखता है, जैसे किसी फूड से या डस्ट पार्टिकल से, तो क्या होता है कि आपका जो उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो बिलीव करने लगता है कि वो सब्सटेंस उनके लिए हार्मलेस है, लेकिन वो उनकी बॉडी के लिए एक्चुअल में क्या होता है, हार्मफुल होता है। और उसी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होकर के ये बताता है कि उनकी बॉडी के लिए वो क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिस्टामिन कुछ फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पर प्ले करता है, जैसे कि histamine is a neurotransmitter that plays a critical role in many physiological processes in the body. Some of the key physiological functions of histamine includes first gastric acid secretion, second bronchoconstriction, and third is the allergic reaction, fourth is the vasodilation, and fifth is the wakefulness and alertness. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हिस्टामिन है कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रोल प्रोड्यूस करता है, दैट मीन बॉडी की फिजियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन देता है। जैसे कि ये जो हिस्टामिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस चलती हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो हिस्टामिन है इसके कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करता है, जैसे कि फर्स्ट है कि क्या करता है, ये गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टामिन एक्ट ऑन द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक to stimulate the release of gastric acid which is necessary for the digestion of the food. ठीक है, तो हिस्टामिन जो होता है वो स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और सॉरी, क्या बता रहे थे कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन की
बात कर रहे हैं हम, तो क्या कह रहे हैं कि ये हिस्टामिन क्या करता है, आपके स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होती है उन पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करवाता है, जो क्या करता है आपकी फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स जब आपकी स्टमक की पेराइटल सेल्स से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, आपके फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। सेकेंडली ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट मीन्स जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्रोंकियल सेल्स होती है उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो पाथवे है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, नैरो करता है। ठीक है। सो दिस हिस्टामिन कैन कॉज द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच लीडिंग टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज द की मैकेनिज्म इन अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। बिकॉज होता क्या है कि जैसे मान लो कि अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर कर रहा है तो उसके रेगुलेटरी बॉडी क्या करेगी कि हिस्टामिन को रिलीज करके पाथवे को छोटा कर देगी, जिसकी वजह से कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं कर पाए। तो इसके लिए वो क्या करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, छोटा कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टामिन क्या करता है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उनको छोटा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो कि आपके अस्थमा के अंदर और जो अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती है उसका एक की मैकेनिज्म होता है। ठीक है। थर्ड है आपके एलर्जिक रिएक्शंस इन विच द हिस्टामिन इज रिलीज बाय द मास्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू द allergens, and it is a key mediator in the development of allergic symptoms such as itching, redness and swelling। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो आपका हिस्टामिन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, जो बॉडी की मास्ट सेल होती है उनसे रिलीज होता है। जब कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, जो कि आपके जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इचिंग होना, ऐसे खुजली होना, रेडनेस हो जाना, लाल हो जाता है जहाँ पे भी जिस बॉडी पार्ट जो है वो रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ये जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं इनके डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर होता है, कौन, हिस्टामिन, जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है। तो इस तरीके से एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हिस्टामिन। फोर्थ होता है वेसो डायलेशन, यानी कि क्या करता है, आपके वेसल्स को डायलेट करता है। ध्यान रखो, ब्रोंकियल सेल्स को तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेसल्स को डायलेट। सो दिस हिस्टामिन कैन कॉज द ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो एंड प्रमोटिंग द टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है। तो ये जो हिस्टामिन रहता है ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या करता है, डायलेट करता है, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए और जो डिफरेंट टिश्यूज है वहां तक ब्लड की सप्लाई बढ़ जाए, यानी कि टिश्यू परफ्यूजन प्रमोट हो। ठीक है। फिफ्थ है आपके वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस। इन दिस histamine is involved in the regulation of wakefulness and alertness and may play the role in attention and memory। ठीक है। तो वेकफुलनेस यानी कि ऐसे जगने के अंदर और अलर्ट होने के अंदर भी हिस्टामिन अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हिस्टामिन क्या करता है, वेकफुलनेस यानी कि उठने को, जगने को और एक अलर्टनेस जनरेट होने को रेगुलेट करता है, और अटेंशन के अंदर और मेमोरी बिल्डअप करने के अंदर जो है ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हिस्टामिन गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, ब्रोंकियल्स को तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करेगा और अवेकफुलनेस और अलर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में जो है हिस्टामिन रिलीज होगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपके रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इचिंग होगी। ठीक है। इस तरीके के एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वहां पर। तो जब हमें इन सिम्टम्स को खत्म करना रहेगा तो वहां पर हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिनिक्स देंगे, जो इन एलर्जिक रिस्पॉन्स को क्या करेगा, धीरे धीरे डिमिनिश करते हुए खत्म करेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स। एंटी हिस्टामिनिक्स से हम क्या समझते हैं
कि these antihistaminics are the drugs that block the effects of histamine. This is a chemical that is released in the body during the allergic reactions. They are also used to treat the symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing, which is caused by the allergies, hay fever, and common cold. Some common examples of antihistaminics include diphenhydramine, that is Benadryl, loratadine, that is Claritine, and cetirizine, that is diuretic. These antihistaminics are available in over-the-counter and by prescription and can also cause drowsiness in some people. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एंटीहिस्टामिनिक्स जो हैं वो ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि हिस्टामिन के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स जब कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में हो रही होती है तो उस एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, आपके हिस्टामिन होता है वो रिलीज होता है। तो उन हिस्टामिन के रिलीज की वजह से जो एक्शंस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए ये हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करने वाली ड्रग एंटीहिस्टामिनिक्स वहां पर दी जाती है। ये क्या करती है, जो आपके एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इचिंग यानी कि ऐसे खुजली होना, रनी नॉइज यानी कि नाक बहना, वाटरी आईज यानी लाल आंखें, और स्नीजिंग मतलब ऐसे जुकाम आना, ठीक है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हुआ है, एलर्जन्स की वजह से हुआ है, या फिर हे फीवर की वजह से हुआ है, कॉमन कोल्ड की वजह से हुआ है, उन सिम्टम्स को दूर करने के लिए क्या दिए जाते हैं, यहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। इन एंटीहिस्टामिनिक्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन जो कि आपके ब्रांड बेनाड्राइल की फॉर्म में आती है, लोराटिडीन जो कि क्लेरिटीन के नाम से आती है, और सिट्राजीन जो कि ज़ायरेटिक के नाम से आती है। ये जो एंटीहिस्टामिनिक्स है ये आपके ओवर द काउंटर यानी ओटीसी ड्रग की फॉर्म में मिलती है, दैट मीन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है और प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी मिल जाती है। और ये क्या के अंदर ड्राउजीनेस यानी आलस, उबासी जैसा, आलसी जैसा मन करती है, ठीक है, ज्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करता अगर आप एंटीहिस्टामिनिक्स लेते हैं तो, ठीक है। तो ये हिस्टामिनिक के अपोजिट एक्शन देने वाली ड्रग्स होती है एंटीहिस्टामिनिक्स। इन एंटीहिस्टामिनिक्स को 3 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके अमीन डराइव्ड, सेकेंड होते हैं आपके पेप्टाइड डराइव्ड, और थर्ड होते हैं आपके लिपिड डराइव्ड, ठीक है। अमीन डराइव्ड वो ड्रग होंगे जिनके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आते हैं हिस्टामीन जो कि अमीनो एसिड हिस्टिडीन से बना है, और सेरोटोनिन जो कि अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बना है, ठीक है। सेकेंड होते हैं आपके पेप्टाइड डराइव जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स की एक चेन होती है पेप्टाइड्स की बनी हुई, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं आपके वो आती है एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन। थर्ड होते हैं आपके लिपिड डराइव जो कि लिपिड से बने हुए होते हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती हैं सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर दैट इज PAF, ठीक है, जो कि क्या करती है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स। ये एंटीहिस्टामिनिक्स क्या रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। So these antihistaminics are primarily used for the treatment of allergens and allergic symptoms which including hay fever and hives. Hay fever is a relief of symptoms such as sneezing, runny nose and itchy eyes, and hives is release of skin itching and redness, ठीक है। Third is allergic conjunctivitis in which relief of eye symptoms such as redness, itching and tearing. Fourth is the allergic rhinitis that is relief of nasal symptoms such as stuffy nose and sneezing. Fifth is the anaphylactic reaction in which emergency treatment of severe allergic reactions such as nausea and vomiting which is caused by the motion sickness. And sixth is the insomnia in which some antihistaminics have sedative effects and are used to as sleep aids, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंटीहिस्टामिनिक्स हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूजेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए इनको यूज किया जाता है, जैसे कि ये जो एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं ये प्राइमरली इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं, जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं
ठीक है, उन एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं, एलर्जिक जो सिम्टम्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है आपके हे फीवर। हे फीवर के अंदर क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्नीजिंग, बार बार छींक आना, नाक बहना, ठीक है, आंखों में ऐसे इचिंग होना, खुजली जैसा होना, अजीब सी इचिंग होना आईज में, तो वो जो सिम्टम्स होते हैं हे फीवर के उसको करते हैं। सेकेंड, हाइव्स। हाइव्स का मतलब है स्किन पर अगर कोई इचिंग हो रही है या रेडनेस हो गई है, स्किन में ड्राइनेस हो गई है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। थर्ड है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, यानी कि अगर आईज में कोई सिम्टम्स है जैसे कि आईज में रेडनेस हो गई है, आईज में इचिंग हो रही है, या फिर आंखों में से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे हैं, टीयरिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी यहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। फोर्थ होते हैं आपके एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब है नोज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेजल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्टफी नोज, मतलब नाक जो है वो बंद हो जाएगी, या स्नीजिंग, बहुत ज्यादा छींकें आ रही है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। और फिफ्थ होती है आपके एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर जो आपके सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, जिसमें उल्टी जैसा मन करता है, या कई बार पेशेंट जो है मोशन सिकनेस की वजह से, हाइट पर चढ़ने की वजह से वॉमिटिंग कर रहा होता है, या उसको वॉमिटिंग जैसा मन होता है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी एंटीहिस्टामिनिक्स दिए जा सकते हैं। एंड लास्ट सिक्स कंडीशन है इंसोम्निया, जब नींद नहीं आ रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं जो कि सेडेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, नींद भी लेकर आते हैं और स्लीप एड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स नींद लाने के लिए, इंसोम्निया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन एंटीहिस्टामिनिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स, कि जब आप इनको एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लेते हो तो इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्राउजीनेस यानी कि उबासी, नींद आना, ठीक है, आलसीपन। सेकेंड होता है ड्राई माउथ, जिसमें मुंह जो है वो सूख जाएगा। थर्ड है ब्लर्ड विजन, क्योंकि रेड आईज पे कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, तो इससे जो आंखों का प्रॉपर देख नहीं पाती, ब्लर्ड हो जाता है विजन। फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट जो है प्रॉपरली गैस्ट्रिक सिक्रीशंस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिफ्थ है यूरिनरी रिटेंशन, यानी यूरिनेट नहीं कर पाता पेशेंट, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिटेन कंडीशन में रहता है। सिक्स्थ इज कंफ्यूजन एंड डिजीनेस, एंड सेवंथ इज द हेडेक, ठीक है, जो पेशेंट इसको लेता है उसको कई बार सिर दर्द भी होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लग रहा होता है, डिजीनेस, घबराहट जैसे उसको हो रही होती है, ठीक है, तो ये मेजर एडवर्स इफेक्ट्स है जो कि यहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक्स के साथ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके सेकेंड ऑटोकॉइड्स, सेरोटोनिन, या इसको बोलते हैं हम 5-HT, दैट मीन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो जो आपके सेरोटोनिन है उसके अपोजिट एक्शन देने वाले ऑटोकॉइड को क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के उनको ब्लॉक करके अपना एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो सेकेंड है आपके 5-HT, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन एंटागोनिस्ट। हेलो, सो नेक्स्ट है आपके सेकेंड 5-HT एंटागोनिस्ट। देखो क्या होता है 5-HT, दिस 5-HT एंटागोनिस्ट, और वी कैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन आर आल्सो नोन एज serotonin receptor antagonist. These are a groups of drugs that block the action of the neurotransmitter serotonin. It is also belongs to an autocoids which releases in our body, mainly which is found in GIT, platelets and CNS. It is also derived from the amino acids. ये जो आपके 5-HT एंटागोनिस्ट है, या हम कहेंगे सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, जिसे 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन बोला जाता है, ठीक है, ये क्या है आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी होती है, इसको क्या कहते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये जो है आपके ड्रग्स का वो ग्रुप होती है जो कि आपके सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो 5-HT एंटागोनिस्ट जो है उसको सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है, जो कि सेरोटोनिन के जो एक्शंस होते हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं। इस तरीके से ये उन ऑटोकॉइड से बिलोंग करती हैं जो कि मेनली जो है जीआईटी से, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से
रिलीज होती है। ये वो ऑटोकॉइड से जो जीआईटी से, दैट मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से यानी कि स्टमक से रिलीज होते हैं, प्लेटलेट से रिलीज होते हैं और सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज होते हैं। और ये जो है आपके अमाइनो एसिड से डराइव हुए हैं, अमाइनो एसिड से ही ये बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को क्या समझ में आया कि जो आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन है, ठीक है, उसके एक्शंस को एंटागोनाइज करने के लिए जो ड्रग्स यहाँ पर दी जाएंगी उसको बोलेंगे 5-HT एंटागोनिस्ट। ठीक है, जो मेनली आपकी जीआईटी, प्लेटलेट्स और सीएनएस पे काम करेंगी। क्लियर है? दे आर ऑल्सो यूज फॉर अ वराइटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस विच इंक्लूडिंग माइग्रेन, डिप्रेशन, anxiety disorders, nausea and vomiting, irritable bowel syndrome, that is IBS, etc. ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस जो रहती हैं उसके अंदर इनको यूज किया जाता है। जैसे कि आपके फर्स्ट है माइग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर 5-HT एंटागोनिस्ट आर यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द माइग्रेन। ये जो 5-HT एंटागोनिस्ट होते हैं यानी कि सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन के एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं और इस तरीके से सेरोटोनिन की वजह से जो माइग्रेन होती है उसको होने से रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं और समटाइम्स उसको ट्रीट आउट भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है डिप्रेशन। In this 5-HT antagonists are sometimes used as an adjuvant treatment for the depression, which is particularly for the patients who do not respond well to the other antidepressants. ठीक है, तो ये जो 5-HT एंटागोनिस्ट होते हैं इन्हें कभी कभी एडजुवेंट ट्रीटमेंट की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, जहां पर ये क्या करते हैं, जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसको ट्रीट आउट करते हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स होते हैं जो दूसरे एंटी डिप्रेसेंट के को एक प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, उस कंडीशन के अंदर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर भी इसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट में यानी कि अदर ड्रग्स के साथ जो है कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिप्रेशन को भी ये ट्रीट आउट करते हैं। थर्ड है आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स। In this, 5-HT antagonists are used to treat anxiety disorders, including social anxiety disorder and obsessive pulmonary disorder, that is OCD. ठीक है, तो ये जो आपके 5-HT एंटागोनिस्ट होते हैं, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, दैट मीन्स एंजाइटी हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, ठीक है, डर लग रहा होता है, तो स्ट्रेस हो रहा होता है, तो उस कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से जब सोसाइटी के अंदर कोई पर्सन रह रहा होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको ये ट्रीट आउट करते हैं। एंड ओसीडी, दैट इज ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो पर्सन रहता है वो बार बार जो है क्लीननेस, सफाई करता रहता है, उसको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर डस्ट है या थोड़ा सा भी अनक्लीननेस है या अनऑर्गेनाइज तरीके से है कोई चीजें, तो उसको बार बार खुद ही उसको ठीक करने की अर्ज आती है कि उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होता वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ओसीडीज हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। फोर्थ है आपकी नोजिया वॉमिटिंग। So here 5-HT antagonists are used to prevent and treat nausea and vomiting which is caused by the various conditions including chemotherapy, surgery and radiation therapy. ठीक है, तो यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सी एंटागोनिस्ट, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन एंटागोनिस्ट या हम कहेंगे सेरोटोनिन जो एंटागोनिस्ट है, वो क्या करते हैं, जो नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन है यानी कि उल्टी जैसा जब मन करता है तो उसको होने से रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, समटाइम्स उस कंडीशन को ट्रीट भी करते हैं, जो कि डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि कीमोथेरेपी यानी कि जब आप कंटिन्यूसली बहुत सारी ड्रग्स ले रहे होते हैं, केमिकल्स ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी उल्टी जैसा मन करने लग जाता है। ठीक है, सर्जरी की कंडीशन को देख के वॉमिटिंग जैसा मन करने लग जाता है, कुछ पेशेंट वॉमिट कर भी देते हैं, या जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसके अंदर भी कोई पर्सन वॉमिटिंग ना कर दे उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। फोर्थ होते हैं आपके आईबीएस, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन दिस 5-HT antagonists are used to treat symptoms of IBS including abdominal pain and diarrhea.
ठीक है। तो यहाँ पर जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, डायरिया होना, उस उनके सिम्टम्स को भी क्या करता है, ट्रीट आउट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट हैं ये सिर दर्द ठीक करेंगे, डिप्रेशन की कोई कंडीशन है तो उसको ट्रीट करेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर से घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा मन कर रहा है या पेट में गड़बड़ है तो उसको ये ट्रीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ 5-HT। ये जो सेरोटोनिन होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, जैसे कि these 5-HT that is 5-hydroxytryptamine are also known as serotonin, which is a neurotransmitter that plays a key role in many physiological processes. Some of the key physiological function of 5-HT include: first, mood regulation. In this, serotonin is involved in regulating the mood, and low level of serotonin are associated with the depression. Second is the appetite regulation, in which serotonin plays a role in regulating the appetite and it is involved in the regulation of food intake. Fourth is the sleep regulation, in which the serotonin is involved in the regulation of sleep, and with the higher level of serotonin promoting the sleep and lower level of promoting the wakefulness. ठीक है। फोर्थ है nociception, that is the serotonin are involved in the perception of pain and it is thought to play a role in the management of chronic pain. Fifth is the cardiovascular regulation, in which the serotonin has a role in regulating the blood flow and it is also involved in the regulation of blood pressure. Sixth is the sexual behavior, in which serotonin is involved in regulating the sexual behavior, with the higher level of serotonin leading to decreased sexual desire and lower level leading to increased sexual desires. ठीक है। तो यहाँ पर 5-HT यानी कि सेरोटोनिन बॉडी में किस तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, बॉडी में किस तरीके के फिजियोलॉजिकल रोल्स यहाँ पर प्ले करता है। तो पहले तो ये समझो कि जो आप है यानी कि 5-हाइड्रोक्सी है, इसको सेरोटोनिन भी बोला जाता है। ये एक वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। फर्स्ट क्या करता है, ये मूड को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स ये जो सेरोटोनिन होता है ये मूड को रेगुलेट करता है, मूड के रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और जो सेरोटोनिन का अगर लेवल कम हो जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तब यहाँ पर सेरोटोनिन को सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट दिया जाता है, जो कि क्या करता है, एंटी डिप्रेसेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। सेकंड है कि एपेटाइट रेगुलेशन यानी कि भूख मेंटेन करता है। तो ये सेरोटोनिन जो रहता है आपके भूख को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, और रेगुलेट करता है कि आपको एक बार में कितना फूड इंटेक करना है, उसको भी रेगुलेट करता है सेरोटोनिन। थर्ड ये क्या करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स जो नींद है कि कितने बजे नींद आएगी, कितने घंटे की नींद आएगी, इसको रेगुलेट करता है। दैट मीन्स कि ये क्या करता है, आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है। और जब सेरोटोनिन हायर लेवल पर रिलीज हो रहा होता है तब ज्यादा नींद आती है, और अगर ये कम लेवल में रिलीज हो रहा होता है तो अवेकफुलनेस रहती है, यानी कि पर्सन जगा हुआ रहता है, उसको नींद नहीं आती। ठीक है। फोर्थ है नोसिसेप्शन। इसमें क्या होता है, जो सेरोटोनिन होता है, जो पेन का परसेप्शन है कि आपको दर्द हो रहा है, वो जो दर्द का एहसास है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है। और इस तरीके से जो क्रॉनिक पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसको मैनेज करने के अंदर क्या दिए जाते हैं, एंटी सेरोटोनिन दिए जाते हैं, जो पेन के दर्द के परसेप्शन को इनिबिट करते हैं। ठीक है, या वो एहसास नहीं होने देते। फिफ्थ होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन, जिसके अंदर जो सेरोटोनिन होता है ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, बॉडी में ब्लड का फ्लो किस रेट से होगा, कितना होगा, उसको रेगुलेट करता है सेरोटोनिन। इस तरीके से ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है और ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। सिक्स है सेक्सुअल बिहेवियर।
तो यहाँ पे जो सेरोटोनिन होता है ये सेक्सुअल बिहेवियर जो रहता है उसको रेगुलेट करता है। तो अगर सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा तो सेक्सुअल डिज़ायर होगी कम, और अगर सेरोटोनिन का लेवल कम होगा तो यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? सेरोटोनिन। और जब इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो भी यहाँ पर समटाइम्स हमें सेरोटोनिन दिए जाते हैं आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली, और कई बार एंटी सेरोटोनिन या हम कहेंगे 5-HT एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं। क्लियर है? अब जब आप यहाँ पर 5-HT एंटागोनिस्ट देते हो तो इनके साथ कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट्स विच इज एसोसिएटेड विद द 5-HT एंटागोनिस्ट include: first, nausea and vomiting; second, dizziness and drowsiness; third is headache; fourth is the sexual dysfunction; fifth is the dry mouth and sixth is the constipation। ठीक है, तो ये जो आपके सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होते हैं इनके साथ कुछ पर्टिकुलरली एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा मन होना, ठीक है, डिजीनेस घबराहट, ड्राउजीनेस उबासी आना, आलसीपन होना, ठीक है, नींद आते रहना, हेडेक सिर दर्द होना, सेक्सुअल डिसफंक्शन सेक्सुअल डिजायर जो है वो डिसबैलेंस होना, ड्राई माउथ मुंह का सूख जाना और कॉन्स्टिपेशन होना, इनकी पेट गड़बड़ होना। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं तो इसके साथ कुछ पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग, डिजीनेस ड्राउजीनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, सेक्सुअल डिसफंक्शन और कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जो थर्ड आपके ऑटोकॉइड है यहाँ पर वो है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या मेन फंक्शंस प्ले करता है और कौन कौन से नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं और कौन कौन से सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही दिखते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। फिर देखेंगे कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या फिजियोलॉजिकल रोल्स यहाँ पर हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑटोकॉइड है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग लिपिड्स that plays an important role in various physiological processes. They are derived from the essential fatty acids, that is arachidonic acid, and are produced by the many tissues in the body, including the lining of the stomach, blood vessels, and the reproductive tract। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें तो आपका थर्ड ऑटोकॉइड है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो थर्ड है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें तो दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग लिपिड्स that plays an important role in various physiological processes. They are derived from essential fatty acid, that is arachidonic acid। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होने वाले लिपिड्स होते हैं जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो है आपके असेंशियल फैटी एसिड आर्किडोनिक एसिड से डराइव हुए हैं और बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं वहां पर ये प्रोड्यूस होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्रोड्यूस होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वहां पर किससे प्रोड्यूस होता है? आर्किडोनिक एसिड से, जो एक असेंशियल फैटी एसिड होता है उससे ये डराइव होता है और बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को फुलफिल करता है। क्लियर है? Next is some of the main functions of prostaglandins include: first, regulating the blood flow and blood pressure; second, the contraction and relaxation of the smooth muscle in the digestive tract and in the reproductive system; third is regulating the production of mucus and bicarbonates in the gastrointestinal tract, that is GIT; and fourth is mediating the pain and inflammation; fifth is regulating the body's response to the injury and infection। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं कुछ मेन फंक्शंस यहाँ पर प्ले करते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और जो जीआईटी ट्रैक्ट है आपके
ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है उन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, थर्ड ये क्या करते हैं, जो जीआईटी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर म्यूकस के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं दैट इज HClO3 SCO3 माइनस आयन, इस बाइकार्बोनेट आयन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। फोर्थ, जो पेन हो रहा है, ठीक है, जो दर्द हो रहा है या जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन है, उसको ये रेगुलेट करते हैं, मीडिएट करते हैं। और इन द लास्ट है कि जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी को, जब चोट लगती है हमें, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमें रिस्पॉन्सिव एक्शन देखने को मिलता है, या जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेंगे, जो जीआईटी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, म्यूकस के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस के प्रोडक्शन को रेगुलेट करेंगे, पेन और इन्फ्लामेशन को मिटिगेट करेंगे, और किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन के लिए जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब अगर इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बॉडी में कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पर देंगे। ठीक है, जो कि दो टाइप के हो सकते हैं, कि या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल हो सकते हैं, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसे दिखने वाले दूसरे कोई केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर यहाँ पर दिए जाते हैं डिनोप्रोस्टोन, सेकंड जेमिप्रोस्टोन, थर्ड dinoprostone, fourth alprostradil, and fifth is the prostacyclidines, which is also known as epoprostenol। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं जिसको बोलते हैं PGE2 दैट इज डिनोप्रोस्टोन, जेमेप्रोस्टोन PGF2 अल्फा रिसेप्टर पर बाइंड होकर के एक्शन देता है, डिनोप्रोस्टोन PGE1 रिसेप्टर पर बाइंड होकर एक्शन देता है, एल्प्रोस्टाडोल और PGI2 रिसेप्टर पर बाइंड होकर के अपना एक्शन देता है दैट इज प्रोस्टासाइक्लिडिन। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा सिमिलर एक्शन देते हैं। इसके अंदर ड्रग्स आती है जैसे कि कार्बोप्रोस्ट जो कि केमिकली होती है 15 मिथाइल PGF2 अल्फा। सेकेंड होती है आपकी मीसोप्रोस्टोल, ठीक है, जो होती है मिथाइल PGE1 एस्टर। थर्ड होती है लेटिनोप्रोस्ट जो होती है PGE2 एनालॉग। फोर्थ होती है आपकी ट्रावोप्रोस्ट और फिफ्थ होती है बीमाटोप्रोस्ट। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे सिमिलर होते हैं, जैसे कि PGF2 अल्फा जो है उसकी 15 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा करके बनाया गया है कार्बोप्रोस्ट। PGE1 का जो एस्टर फॉर्म है उसमें मिथाइल ग्रुप को एस्टरिफिकेशन से ऐड किया गया तो क्या बना, मीसोप्रोस्टोल। इसी तरीके से PGE2 के जैसा सिमिलर यहाँ पर केमिकल बनाया गया है जिसका नाम है लेटिनोप्रोस्ट, ऐसे ही ट्रेवोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पर प्ले करते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर हार्मोन लाइक सबस्टेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड हैव सम लोकल इफेक्ट्स ऑन द वेरियस टिश्यूज। Some of the key physiological functions of prostaglandins include: first is pain and inflammation, second is regulation of blood flow, third is the protection of the stomach, फोर्थ इज द रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड फिफ्थ इज द फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हार्मोन जैसे ही सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के अंदर कुछ पर्टिकुलर लोकल इफेक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं कुछ इम्पॉर्टेंटली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि जो पेन है, दर्द है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको ये यहाँ पर ट्रीट आउट करते हैं। तो इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। They are involved in the production of pain and the
डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो दर्द के इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कोई इंजरी होती है या चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं और पेन जो दर्द है उस दर्द को प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसका काम है पेन और इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करना। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इन विच द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो particularly in the blood vessels of the kidney and heart. They are also help to regulate the blood pressure and prevent the blood clot from the forming. ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, उसके फ्लो को मेंटेन करते हैं, और इस तरीके से किडनी के अंदर और हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं पर्टिकुलरली उसमें ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और जो ब्लड क्लोट है उसको फॉर्म होने से रोकते हैं, कि ब्लड की क्लोटिंग होने से रोकते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोट बनने से रोकते हैं। क्लियर है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लड की फ्लो को बनाए रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली किडनी और हार्ट के अंदर। थर्ड होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टमक। In this, these prostaglandins play a role in protecting the lining of the stomach from the damage which is caused by the stomach acid and other irritants. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, जो स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जब वहाँ पर स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा होता है या कोई इरिटेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक की इनर वॉल को डैमेज कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक को कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फोर्थ होते हैं रेगुलेशन ऑफ लेबर। इन दीज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड डिलीवरी इन द प्रेगनेंसी विच इज कोजिंग द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्पिंग टू इनिशिएट द लेबर। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो लेबर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे हार्मोनल लेवल को रेगुलेट करते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी में और लेबर में हेल्पफुल होते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेबर को इनिशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे लेबर को रेगुलेट करेंगे, डिलीवरी को रेगुलेट करेंगे, कैसे, यूट्रस को यानी कि गर्भाशय की जो दीवारें होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके लेबर को इनिशिएट करते हैं। और लास्ट आता है आपके फर्टिलिटी इन विच the prostaglandins are involved in the regulation of fertility and are necessary for the release of eggs from the ovaries and for the preparation of the uterus for the pregnancy। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो फर्टिलिटी को, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी रेगुलेट करते हैं, फर्टिलिटी को भी रेगुलेट करते हैं, और जो आपके ओवरीज होती हैं वहां से एग्स को रिलीज करते हैं, उन एग्स के रिलीज होने के लिए नेसेसरली नीडेड होते हैं, और जो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये पेन और इन्फ्लामेशन में रिलीज होते हैं, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, क्लोट बनने से रोकते हैं, स्टमक को एसिड से और इरिटेंट से बचा के रखते हैं, लेबर इंड्यूस करते हैं, लेबर को इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ऑटोकॉइड्स, और 3 मेजर ऑटोकॉइड्स को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट है आपके हिस्टामिन, सेकंड था आपके सेरोटोनिन, और थर्ड था आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।